लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए एमपी की तमाम सीटों के लिए प्रचार का शोर जो है वो थम गया। बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैलियां और रोड शो किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो प्रचार खत्म होने के अंतिम समय तक जुटे रहे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एकमात्र बड़ा नाम थे जो इन सीटों में से कुछ जगह आए। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बाकी एमपी के नेताओं के पास ही प्रचार की कमान रही। अब चुनौतियां कुछ चुनाव आयोग की भी शुरू होंगी, वही जो हर चुनाव में होने वाली हैं। रसमंद शिकायतें, यानी अमुक दल पैसा या शराब बांट रहा है या दूसरे इलाके से आकर कैंप किए हुए हैं नेता वगैरह वगैरह। साथ ही बालाघाट में भी सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि कल ही छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है और बालाघाट भी नक्सल प्रभावित है। सवाल जो बड़ा है वो ये है कि क्या एमपी की सभी सीटों में चुनाव लोकल मुद्दों पर होगा या नेशनल। बीजेपी ने जो मुद्दों का कॉम्बो पैक उतारा था वो कितना अपीलिंग होगा और उसकी तुलना में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे। इस बार की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा के जिक्र के बिना कोई विमर्श भला पूरा कैसे हो सकता है। कल अमित शाह जो छिंदवाड़ा के भाजपाइयों से कह गए कि ध्यान रखना कोई चूक मेहनत में ना होने पाए, उसके मायने क्या है। क्या वहां के कुछ भाजपाई अभी भी वैसे आक्रामक नहीं हुए जैसी पार्टी थी। एक सवाल यह भी कि कमलनाथ के इलाके में कोई बड़ा नेता तो आया नहीं। क्या अपनी सीट में चुनाव के बाद कमलनाथ प्रदेश या देश के बाकी हिस्सों में जाएंगे या 19 के बाद अपनी थकान उतारेंगे। बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रसमंद सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो देश की 102 सीटों और एमपी की 6 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, तब तक जीत की आस में दावेदार और उनके समर्थक घर घर पहुंचते रहेंगे। एमपी की 6 सीटों में सबसे हॉट सीट यूं तो छिंदवाड़ा ही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बाकी जगह भी ताकत झोंकी है। सबसे ज्यादा दावेदार हैं जबलपुर में, जहां से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। उसके बाद नंबर सीधी का है, जहां से 17 दावेदार। छिंदवाड़ा से भी 15 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ संख्या है, सीधी लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। इन सीटों की एक और पहचान है जो यहाँ के नेताओं के बजाय वोटर्स के कारण है। इन सीटों पर ट्राइबल वोटर्स का प्रभाव है। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहाँ रैलियां की। कोई कसर छूट न जाए इसे देखने के लिए प्रचार थमने के कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी डिंडोरी पहुंचे। दावा बीजेपी का भी वही है कि इन सीटों पर वो बहुत बेहतर करेगी। ये जनता का आशीर्वाद है। इस बार देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आम जनता का संकल्प है। हम उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मोदी जी को ऐतिहासिक बहुमत से जिताना है। इस बार 400 पार का नारा पूरा करना है। तो कितनी उम्मीद करें बीजेपी? आम जनता से हमने अपील की है। पिछले जो पहला चरण है उसमें से केवल एक सीट हमारे पास नहीं थी, छिंदवाड़ा, वो भी 19 तारीख को भगवा राम में हो गई है। उसमें भी हमको विजयश्री मिलेगी, इतिहास बनेगा इस बार। ताकत कांग्रेस ने भी यथा सामर्थ्य झोंकी। यथा सामर्थ्य यानी जितने नेता उनके सक्रिय हैं और उपलब्ध हैं उन सभी को इस इलाके में भेजा। इस इलाके में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लिहाजा उसे अपने वोट बैंक से कुछ उम्मीद होगी। हालांकि उन इलाकों में पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां फ्लोटिंग वोटर्स कम है, लेकिन बाकी के बचे दिन कितनी ताकत कौन सा दल लगा सकता है, ये नतीजे तो शायद ना पलटे, लेकिन हार जीत के अंतर को कम या ज्यादा करने में सहायक होगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि इन 6 सीटों में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसे दावों में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम नजर आता है। जो पहले चरण की 6 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है। और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में, अमित शाह भी रात को किए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इस्तेमा किया। अगर आपके घर की महंगाई कम हुई है परिवारजन, तो मोदी जी को ही वोट दो। अगर महंगाई बढ़ी है तो फिर वोट कैसा, ये विचार आपको करना पड़ेगा। ये राजनीतिक विचार से बड़ा लोकतंत्र को बचाने का विचार है। सावधानी चुनाव आयोग को भी रखनी होगी, क्योंकि इन्हीं सीटों में एक बालाघाट भी है जो नक्सल प्रभावित जिला है। वहां मतदान जल्दी शुरू होगा और जल्दी खत्म भी होगा। इसके अलावा चूंकि ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है और एक दिन पहले ही वहां बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है, लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं। अब इंतजार सिर्फ 19 अप्रैल का नहीं है, बल्कि 4 जून का है, जब नतीजे आ रहे होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। तो उन मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है राम पांडे, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राम जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी मेहमान है प्रियंका दुबे, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है रमेश शर्मा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं राम जी से। राम जी, ऑल सेट, 19 की पूरी तैयारी हो गई? जी, 2024 की। हाँ, 2024 की। ये जो 19 तारीख की मैं कह रहा हूँ, वोटिंग की, सब सेट हो गया ना? जी जी जी। हाँ, जनता को बताना होता है कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। चाहे वो हमारे प्रत्याशी हों, चाहे कार्यकर्ता हों, या दिल्ली से आने वाले बीजेपी कांग्रेस के नेता हों, और जनता यही सुनना चाहती है कि पहले जिसने जो वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। आगे की जो प्लानिंग है वो दोनों पार्टियों की कैसी है, कौन सा नेता हमेशा झूठ बोलता है, कौन सा नेता हमेशा सच बोलता है। तो नेता जब उस क्षेत्र में जाता है तो एक उसको देखकर समझ में आता है कि ये नेता जुमलेबाज है या मतलब एक प्रेम और न्याय की बात करता है। तो जनता के बीच में हर तरह से हम लोग जा चुके हैं, अपनी बात पहुंचा चुके हैं, और ये जनता अच्छी तरह से जानती है कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे जितने भी पुराने 70 साल में कांग्रेस ने जो भी कहा, चाहे वो हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, या अन्य क्षेत्रों की बात करें, हर क्षेत्र में हमने काम किया। और अभी हमने जो कहा न्याय पत्र के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से, और सबसे ज्यादा हमने फोकस किया उसमें रोजगार पर, क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो देश की आर्थिक प्रगति होगी। देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो परिवार खुशहाल रहेगा। देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वो अपने बच्चों की परवरिश, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण के मामले में ठीक तरह से करेंगे। यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो वही बच्चे, वही युवा भटकेंगे। और भारत को अभी युवा देश कहा जाता है क्योंकि भारत में इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या है। और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो नियोक्ता होता है, जो नौकरी देता है, वो कहता है कि आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं या कुछ आपने कोई पढ़ाई की है लेकिन आपको आता जाता नहीं है, आप अनुभव लेकर आइए तब हम आपको नौकरी देंगे। अब वो अनुभव कहाँ से लेकर आए? तो अनुभव नहीं होता है, इसके कारण उसको नौकरी मिलना मुश्किल होती है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर आप तो नौकरी दीजिए, 1 साल की तनख्वाह भारत सरकार देगी। ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो कंपनी या जो भी नौकरी दे रहा है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे सैलरी देना है, सैलरी भारत सरकार देगी। भारत सरकार देगी। राम जी, पहले सवाल में पर्याप्त वक्त दिया, मैं एक दूसरे मान को इनका लेता हूँ। प्रियंका जी, प्रियंका जी, वही सवाल, 19 तारीख की तमाम तैयारियां हो गई, आशान्वित हैं आप लोग? हमने तो जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव की आज सभी को बधाई। और 19 की नहीं, हमारी तो 2024 की भी तैयारी है, 2029 की भी तैयारी है। और हमारे माननीय मोदी जी की अगर हम बात करें तो 2047 तक की उन्होंने योजनाएं करके रखी हुई हैं। उनके ऊपर भी हम आश्वस्त हैं कि पूरी तरह से जनता हमें विश्वास रहेगी और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। उसके लिए हमारे पास जुमले नहीं है, हमने जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा राम मंदिर का विषय। श्री राम लला आज विराजमान है, ये पूरी जनता देख रही है। आर्टिकल 370 के ऊपर हमारा स्लोगन चलता था कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। आज वो कश्मीर हमारा है, लाल चौक के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। 3 तलाक के ऊपर हम बात करते थे, 3 तलाक लागू खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा नारी वंदन अधिनियम की अगर हमने चर्चा की थी, वो आज लागू हो चुका है। स्थानीय चुनाव में 50% महिलाएं अपनी भागीदारी रख रही हैं। बात आती है रोजगार की, तो रोजगार के लिए पारदर्शिता माननीय मोदी जी ने हर एग्जाम्स में बनाई। साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा रोजगारी मध्य प्रदेश में दी गई नौकरियां। ये अगर हम बात करें, जो 2014 से पहले 10% से ज्यादा महंगाई हुआ करती थी, आज कोविड जैसे पैंडेमिक को झेलने के बाद भी 6% से भी नीचे है वो महंगाई दर। तो इतने कठिन समय भी माननीय मोदी जी ने अपना वचन निभाया है। तीसरे मेहमान को एक बार इन कर लेते हैं, रमेश शर्मा जी हमारे साथ। रमेश जी, ये जो कैंडिडेट हम देख रहे हैं अभी तक जो बचे,
88 के आसपास हैं वो, कि जबलपुर में 19 या सीधी में 17, छिंदवाड़ा में 15, इनके कोई मायने हैं या फिर ये सिर्फ मुख्य मुकाबला जो होगा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे? मन अगर मान लीजिए कुछ जगह आदिवासी संगठन भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपका आकलन? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जिन 6 सीटों पर 19 तारीख को मतदान होना है उनमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में संख्या उम्मीदवारों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बहुत कुछ कर पाएगा इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। मानकर के चलिए कि 90% वोट भाजपा और कांग्रेस दोनों में आएगा, बाकी सब में अगर 10% भी बढ़ जाए तो भी उसको आप अगर 10% से भी कम हो बाकी सबको मिला करके तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और मोटे तौर पर इस समय लोकसभा के चुनाव में जो मुझे लग रहा है कि मतदाता 4 प्रकार के बिंदुओं पर विचार करके वोट देगा। जैसा कि आपने पैकेज में भी कहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार होगा, स्थानीय मुद्दों पर भी विचार होगा, कार्यकर्ता ने कैसा परिश्रम किया है और अपनी पार्टी के समर्थक मतदाता को कैसा मतदान केंद्र तक पहुंचाया है। सर एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, फ्लोटिंग वोटर्स है इन जगह में, इन 6 सीटों में, कि जो एंड टाइम में अपना मत बदलते हैं उस तरह का है, या फिर फिक्स वोटर है जिनका भी है, या तो राम जी की पार्टी का या प्रियंका जी की पार्टी? देखिए, मोटे तौर पर इन 6 सीटों पर वोट लगभग फिक्स है। 1-8% वोट अगर एन मौके पर बदला तो बदला। मेरी दृष्टि में 99% वोट इन 6 सीटों पर लगभग फिक्स है। अब उसमें ये जो अभी लगभग हर सीट पर दल बदल भी हुआ, और इस दल बदल से वो वोटर कितना प्रभावित होता है वो उसको 1% में या हद से 2% में मानिए। बाकी 6 सीटों पर वोट लगभग फिक्स है। तो और कार्यकर्ता की रणनीति के आधार पर वो मतदान उसका परसेंटेज प्रभावित कर सकता है। तो मोटे तौर पर ये जो देखा अभी जो जा रहा है, रणनीति की दृष्टि से और आक्रामकता की दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रचार के मामले में भाजपा एक कदम अभी आगे दिख रही है। वो अपना प्रचार या अपनी रणनीति कितना मतदाता को प्रभावित कर पाएगी ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 6 की 6 सीटों पर भाजपा एक कदम रणनीति में तो आगे दिख रही है। एक बार राम जी से पूछ लेते। राम जी, बहुत आक्रामक प्रचार किया बीजेपी ने, अब तो थम गया, लेकिन बहुत आक्रामक प्रचार किया, और खास तौर पर सबसे हॉट सीट जैसे मैंने कहा कि उसका जिक्र किए बिना विमर्श अधूरा रह जाएगा, वो है छिंदवाड़ा। तो क्या उम्मीद आपको? देखिए, बीजेपी प्रचार प्रसार में कांग्रेस से 1 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा है, और उसके कई कारण है, आप भी जानते हो, हम सब भी जानते हैं। जैसे अभी यदि कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा करता है तो उस चैनल को ही बंद कर दिया जाता है। जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं अभी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बीफ वाली कंपनियों से चंदा लिया, जैसे केजरीवाल जी अभी जेल में है, जिस कारण से केजरीवाल जी जेल में बंद है, 55 करोड़ चंदा उसी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 2 करोड़ जिस कंपनी का टर्नओवर है उससे 200 करोड़ का चंदा लिया। जितनी भी कई फर्जी शेल कंपनियां जिनको बोलते हैं उनको मोदी जी की पार्टी ने उनसे चंदा लिया। अब जितनी भी ये बात यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी उठ रही है तो उनको दबाया जा रहा है। और बाकी तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो भी मोदी जी का इवेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो जनता ये सब देख रही है और जनता ये जान रही है कि जनता का ही जो पैसा है उसको मोदी जी की पार्टी मतलब उसका दुरुपयोग कर रही है, और विपक्ष को इतना ज्यादा दबाया जा रहा है कि विपक्ष की बात को जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बात जनता तक पहुंच रही है। आज जनता को ये पता चल चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया है, और ये ऐसा चंदा है कि मान के चलो विपक्ष की सरकार आती है तो इनके पास जवाब भी नहीं है कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। इन्होंने खुद ने प्रूफ दे दिया है, और वो प्रूफ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। तानाशाही का हमने प्रमाण चंडीगढ़ में देख ही लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव आयोग का अधिकारी बन जाता है और वो मेयर का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनाव को सरेआम हराता है। वो तो अच्छा रहा, वहां कैमरा लगा हुआ था, वीडियो आ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या चल रहा है, ये तो लोकतंत्र की हत्या चल रही है, संविधान की हत्या चल रही है।
जस्टिस जवाब ले नागरत्ना लेते ने हैं। कराई, अब जवाब तो ले लेते हैं भारतीय जनता राम जी। पार्टी के 1000 लाखों उसके पास माध्यम है झूठ को जनता के पास पहुंचाना, झूठ को बार जनता बार के पास पहुंचाना। प्रियंका जी, और जो 24 ध्वनित घंटे हुआ पहुंचाना, शब्द तो से तो जनता नहीं, फेड अप हो चुकी है लेकिन कि राम जी की इतना बात आ से रहा जो है, 10 ध्वनित साल हुआ से वो बोला जा विपक्ष रहा को है कि दबा काला देते हो धन आप लोग। मोदी जी ला रहे हैं, और विपक्ष इनके को उसमें था, राम जी मैनिफेस्टो जवाब में ले था, लेते हैं आप। मोदी जी ने खुद ने डलवाया था ठीक 2014 है में। प्रियंका जी, SIT ऐसे ध्वनित हो रहा है जैसे विपक्ष को दबा देते हो आप लोग। 15 लाख भाजपाइयों को और दे दो, 15 राम एक जी जवाब हमारे ले लेते ये हैं राम प्रियंका जी जी। हैं जो आओ, ये कहीं दुनिया का मर्यादा से सबसे हमेशा बड़ा कोसों झूठ था दूर रहते जो हैं। मोदी ये जी चुप ने ही नहीं हो भारतीय सकते जनता जब पार्टी तक ने कि बोला इनको था, म्यूट और नहीं इसका किया प्रचार जाएगा। ये प्रियंका- इन्हें चुप करवा दीजिए भाई सुन साहब, लेते तो हैं मैं राम जी, जवाब सुन दे लेते दूं हैं, इनको। जवाब सुन लेते हैं राम जी, जवाब सुन राम लेते हैं, जी आपकी तो पूरी बोल बात ही जाए। मोटी मोटी ले ली। इनकम टैक्स जवाब सुन लेते हैं राम जी, श्री जवाब राम सुन लेते हैं। जन्मोत्सव है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राम जी ही बोलते जाए, राम इनको जी- चुप करवा दीजिए तो मैं राम जी जवाब दे सुन दूं। लीजिए प्लीज, दूसरे मेहमान को सुन लेते हैं। प्रियंका जी बोलिए, हाँ बोलिए। भाई साहब को मैं जवाब दे दूं, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी की तैयारी में है। ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट्स कह रहे, फाइनेंस की रिपोर्ट सही है। इसके बाद अगर मैं बात करने चाहती हूँ, ये जिसके लिए बार बार इतना गला फाड़ते हैं इलेक्टोरल बोर्ड पर, तो टीएमसी जो सेकंड लार्जेस्ट जिसने इनकैश कराए हैं इलेक्टोरल बोर्ड, उस पर ये लोग जवाब देना पसंद नहीं करते कि इस क्षेत्रीय पार्टी के पास में इतने इलेक्टोरल बोर्ड कहां से आए हैं, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे करप्शन में फंस जाएंगे। 351 करोड़ रुपए एक इनका सांसद कैश लेके बैठा है, यूपीआई के जमाने में कैश लेकर बैठा हुआ है 351 करोड़, जिसको गिनने में बैंक की मशीनें थक गई, उस पर ये लोग धीरज साहू हो जाते हैं। फिर भी अगर हम छोड़ दें, जब ये लोग छिंदवाड़ा में इतने मजबूत थे तो इनके व्यक्ति के ऊपर 4.5 लाख रुपए ले जा करके एफआईआर की जाती है। भाई इतने पैसे लेकर के चुनाव आचार संहिता में क्यों घूम रहे थे जब यूपीआई का जमाना है? उसके ये लोग जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। ये भी मैं अगर छोड़ दूं, अगर अभी राम जी भाई साहब इतनी बातें बोले जा रहे थे, इनका तो मुंहबंदी नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, जो योजना ये लोग हमेशा शिलान्यास करते थे, उसका कभी इन्होंने लोकार्पण नहीं किया, उस पर कांग्रेस पार्टी कभी बात नहीं करती। अगर मैं अभी गिनाने बैठ जाऊं तो कम से कम ऐसी बात करा जाए जैसे ये कह रहे थे कि जनता विश्वास नहीं करती। पिछले सरकारों में एफडीआई की अगर 300 बिलियन डॉलर्स हुआ करती थी, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में एफडीआई 640 बिलियन डॉलर्स अगर कलेक्शन हुआ है। इसके बाद में अगर बात करती हूँ म्यूचुअल फंड, 2014 तक मात्र 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। आज म्यूचुअल फंड में लगभग 552 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि देश में एक स्थायी सरकार है जिसके कारण देश आज उन्नति कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में बात कर दूं, और भी मैं बता देती हूँ, मैं अभी अपनी उपलब्धियां आ गिनाना जाऊंगा। शुरू तीसरे करूंगी। मेहमान को इन कर लेते, बहुत देर से हम उनके पास गए नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये इतना वजनी और एकेडमिक टाइप हो जाता है देशव्यापी जब हम विमर्श करते हैं। मैं कई बार और भी बोल चुका हूं, हम रीजनल चैनल और हम कोशिश करते हैं कि एमपी के इर्द गिर्द रखें विषय को, तो हमारा जो टीजी है, टारगेट ग्रुप यानी जो दर्शक है, वो ज्यादा तादाद में बना पाता है। एक बार रमेश शर्मा जी को इन कर लेते हैं। रमेश जी, ये जो पहले चरण वाला जो इलाका है ये ट्राइबल बहुल है। पिछले चूंकि सूचना लगी तो जाहिर है कि हम बहुत ज्यादा उस सब कोई मीमांसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन और प्रचार भी बंद है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक परफॉर्म किया था कांग्रेस ने वहां। अब कितना बड़ा चैलेंज दोनों में से किस पार्टी के लिए, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो सारी की सारी पट्टी है ये वनवासी क्षेत्र है, और ये वो क्षेत्र है जो जागरूक रहा है। अगर आप 1942 का आंदोलन देखेंगे तो इसे पूरी महाकौशल की पट्टी में गोलियां चली हैं। हाँ। तो ये जागरूक रहा है, और जागरूक होने के जी हाँ, निश्चित रूप से सिवनी में गोली चली, जबलपुर में गोलियां चली हैं, छिंदवाड़े में गोलियां चली हैं, बालाघाट में गोलियां चली हैं। तो कुल मिलाकर के, और उसके चूंकि स्वतंत्रता के आंदोलन के कारण फिर वो कांग्रेस से जुड़ गया। तो ये जो है ये पट्टी लगभग इसी प्रकार की है। अब उसमें पिछले कुछ वर्षों से भाजपा ने अपनी पैठ वहां पर बढ़ाई है, कार्यकर्ता भी खड़े किए हैं। तो कांग्रेस का एक अपना वहां पर फिक्स वोट बैंक है, उसमें से राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हो सकता है कुछ वोट कम हो जाए। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी अगर हम देखेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2018 में कांग्रेस को जो वोट महाकौशल क्षेत्र में मिले थे, और महाकौशल क्षेत्र की 6 सीटों में छिंदवाड़ा को छोड़ पर भी को भी मिला लीजिए, वहां थोड़ा सा कम वोट घटा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसमें से कुछ वोट भाजपा को शिफ्ट हुआ था। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो महाकौशल में जो वोट मिला है अभी कांग्रेस को, उसमें से अगर 1-2% वोट कम होकर के भाजपा को चला जाए तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, इस पूरी पट्टी पर
दोनों के बीच में बहुत टफ लड़ाई है, और ये जो टफ लड़ाई काम करेगी वो जो बहुत निचले स्तर का कार्यकर्ता है भाजपा और कांग्रेस दोनों का, इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असमंजस है। कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। कांग्रेस में चूंकि बड़ी संख्या में नेताओं ने दल बदल किया, इसके कारण कार्यकर्ता असमंजस में है। भाजपा में बड़ी संख्या में चूंकि कांग्रेस से लोग आ गए हैं, तो इस मेहमान कारण और वो जो मेजबान के कैडर बीच का का संकट निचले है। स्तर, निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही शब्द दिए, मेहमान और मेजबान के बीच का संकट है। अब इस संकट के बीच में यद्यपि भाजपा ने आक्रामक प्रचार किया, बड़े बड़े नेता वहां पर गए, कैडर को भी सक्रिय किया। अब ये सक्रियता रिजल्ट में कितना बदलेगी, कार्यकर्ता को कितना सक्रिय करेगी, या मान लीजिए महाकौशल में भी कांग्रेस के लोगों ने अपनी पार्टी के प्रति कितना ध्यान में रख करके अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाया है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप, पर ये बड़ी बात, ये बिल्कुल राम जी से पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम लोकल मतलब स्टेट पे ही फोकस करें। राम जी, ये इस पूरे इलाके में आपका वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले बार भी आपको एमपी में ठीक ठाक 34.5% का वोट शेयर आपके पास था। इस बार आपको क्या उम्मीद है कि वो सीट में चैनलाइज हो पाएगा कि नहीं? और जो शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई वोटर जो आपका यदि है भी तो वो पोलिंग बूथ तक आ जाएगा, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई फेरबदल से कुछ असहज हुआ है वोटर, दल बदल से, माफ कीजिए। पोलिंग बूथ तक तो हर वोटर को जाना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। मैं तो कहता हूं इस बार वोटर को 100% जाना चाहिए, क्योंकि अगली बार वोटर को वोट डालने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो मतदाता है हमारे देश का, तो उसको अगली साल वोट डालने का ही मौका नहीं मिले। क्योंकि अभी से कहा जा रहा है ना कि 2047 में बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2036 में ओलंपिक होगा, 2022 में जो किसानों की आय डबल होनी थी, 2022 में जो बुलेट ट्रेन चलनी थी, 2022 में स्मार्ट सिटी बननी थी, 2022 में पूरे सारे पक्के मकान बनने थे। अब वो बात 2047 तक चली गई है। जब 2047 बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि मतदाता को अगली बार वोट नहीं डालने दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद बोल चुके हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदलने का मतलब ही है कि आपके वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे जो लोग सुन रहे हैं, ये आपके पास आखिरी मौका है, आप वोट डालने जरूर जाएं। और आप चाहते हैं कि आपकी आज़ादी बनी रहे, जो आपको एक आज अधिकार है कुछ भी अपनी आवाज़ को उठाने का, आज सुप्रीम कोर्ट तक आप अपनी बात को ले जा सकते हैं, बाकी माध्यम आपके खत्म हो चुके हैं। तो आप यदि गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि 1947 के पहले की स्थिति आए, अभी से ही बोला जाने लगा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आजादी 2014 में मिली है, प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं, अभी से ये सब बदलने का काम हो रहा है। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा प्रियंका जी? आगे के बाद संविधान कुछ होगा नहीं। राम जी की राय है कि चुनाव होंगे नहीं, देश जो है वो एक तरह की डिक्टेटरशिप में चला जाएगा। शब्द नहीं उन्होंने उच्चारित किया, भाव उनके यही थे। मैं भी यही कहूंगी कि हर वोटर को जाना चाहिए, ताकि आपातकाल जैसी इमरजेंसी लोगों को ना झेलनी। बार बार संविधान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके सत्ता परिवर्तन किएगा, ऐसा ना हो। बार बार राज्य सरकारें 48 टाइम्स जिस तानाशाह ने बटाई थी, 11 बार नरसिंह राव जी ने मिटाई थी, ऐसे दिन ना देखने पड़े, इसलिए वोट डालने जरूर जाना चाहिए। और जिसने विकास की पथ पर अगर भारत को अग्रणी किया है और सुचारू रूप से आज मध्य प्रदेश चल पा रहा है, तो ऐसी सरकार को चुनने के लिए, मतदान करने के लिए मतदाता को अवश्य जाना चाहिए। और एजेंडे ट्राइबल वाले मसले पे भी बोल दीजिए जल्दी से, जो मैं राम जी से ही पूछा था। वो इलाका कांग्रेस के एक फिक्स वोट बैंक का कहा जाता है और वो फैक्ट दिखते भी हैं जहां पर वोटिंग है। प्रियंका जी, हेलो, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। हम एक बार, आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? रमेश शर्मा जी को इन करते हैं, तब तक अभी कुछ शायद मैं कोशिश करूंगा, अगर वो कनेक्ट हो जाए तो उनसे इस मसले पे जरूर बात करेंगे। शर्मा साहब, आपको लगता है कि लोकल एजेंडे कुछ होंगे? जैसे राम जी भी नेशनल मसलों पे ज्यादा बात कर रहे हैं, वो दमोह का बैठा हुआ व्यक्ति, डिंडोरी का बैठा हुआ व्यक्ति, मंडला का बैठा हुआ व्यक्ति या जुन्नारदेव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए ये एजेंडे होंगे, या फिर वो लोकल एजेंडे पे भी फोकस कर रहा होगा? क्योंकि अगर कमलनाथ वहां से जीतते हैं तो जाहिर बात है कि स्थानीयता का फैक्टर उसमें ज्यादा हावी होगा। मतलब हम एक
हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो क्या लोकल एजेंडे ज्यादा, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होंगे आपको लगता है रमेश जी? देखिए, स्थानीय मुद्दे भी हावी होंगे। इस ऐसा नहीं है कि लोग स्थानीय मुद्दों को टोटल छोड़ करके केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करें। ये ठीक है कि राष्ट्रीय मुद्दे भी आधार बनेंगे और स्थानीय मुद्दे भी वहां पर रहेंगे। उम्मीदवारों की छवि भी वहां पर काम करेगी, कार्यकर्ता का परिश्रम भी काम करेगा कहीं। और इसके अलावा दोनों ही पार्टियों ने जो स्थानीय स्तर पर वादे किए हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी विचार होगा। इस बार का पहला ऐसा चुनाव है, ठीक है कि एक आध मुद्दा जो है वो भारी है देश भर में, लेकिन फिर भी बाकी उसको हम 25% या 30-35% मान लें जो एक मुद्दा हावी है पूरे देश में, लेकिन बाकी 60% मुद्दे पर लोकल मुद्दे भी होंगे, उम्मीदवार की छवि भी होगी, कार्यकर्ता का परिश्रम भी होगा और आने वाले समय के लिए राजनीतिक दलों ने जो वादे किए हैं वो भी उसमें काम करेंगे। जी हाँ, एक बार अगर जुड़ गई हो प्रियंका जी, तो वो जो सवाल छूट गया था उसका मैं जवाब जरूर चाहूंगा कि प्रियंका जी कुछ ऐसा आपको मतलब आप चिंता मुक्त हैं क्या उस इलाके को लेके? उस इलाके में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ठीक परफॉर्म किया था, तो कोई खास रणनीति ठीक ठाक बन गई क्या आपकी उस वहां के लिए? अब तो गुंजाइश नहीं है माना ज्यादा। प्रवीण जी भाई साहब क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं कि जिस इलाके में इलेक्शन है उन 6 सीटों में से बहुत सारी जगह कांग्रेस का ठीक ठीक परफॉर्मेंस था विधानसभा चुनाव में, तो फुल प्रूफ टाइप बन गई क्या आपकी रणनीति इस बार 19 तारीख की वोटिंग के पहले? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि विधानसभा और लोकसभा के दोनों के विषय बहुत अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो तैयारी तो है। और जब भी कोई इलेक्शन अगर आता है तो जो भी इलेक्शन हो उसकी तैयारी इलेक्शन आनी चाहिए। इसके लिए पूरी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंकी है और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम अपने दर्शकों से जरूर अपील करेंगे कि वोट डालने जरूर जाइएगा। जो भी आपका पसंदीदा कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे निर्दलीय हो, अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है, ये आपके काम करा पाएगा, तो उसे वोट डालें। जिसे भी वोट डालना चाहें उसे वोट डालें, लेकिन वोट डालने जाइएगा जरूर, क्योंकि आपका सबसे बड़ा एक संवैधानिक हक है और इसके जरिए एक बेहतर सरकार जिसकी भी आप चाहते हैं वो बन पाती है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।